वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। रात वो कमरे में आया तो रोज सोती बन गई। यारम आहिस्ता से उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर के बाद उसे यारम का लम्स और गर्दन पर महसूस हुआ। उसे अपने में भेजे कितनी ही देर उसे दीवाना भर देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे अपनी गर्दन पर पानी महसूस हुआ। आया। रूह ने बेसाख्ता आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा था। शायद नहीं, यकीनन वो उसके लिए रो रहा था। वो शख्स जिसे उसने कभी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा, आज वो उसके लिए आंसू बहा रहा था। रूह का दिल चाहा कि सब कुछ भुलाकर उसकी बाहों में समा जाए, लेकिन वो यारम को उसकी गलती की सजा देनी चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि यारम पर हर बार अपनी मनमानी करे। वो अपने और यारम के रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी। वो कुछ वक्त उसके बगैर रहना चाहती थी ताकि वो उसके रिश्ते को समझ सके। थोड़ी देर के बाद यारम ने आंखें खोली तो उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर दी। यारम ने पूरी तरह उन्हें अपनी बाहों में कैद कर रखा था, जबकि यारम के आंसू वो अब भी अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करना उसके बस से बाहर था। उसने एक झटके से यारम से अपना आप छुड़वाया और उठकर बाहर बाहर जाने लगी। जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई दी, मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, तो क्यों मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रही हो? रहम करो, रूह मत जाओ। यारम ने उसे अपने हाथों से अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे अपने पास बुलाना चाहा। अपनी दोनों बाहें खुले खोले वो उसे यकीन से बुला रहा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन रूह यहाँ हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था। यार यार यारम को ये बात समझाने के लिए कि वो गलत है, उसे उससे दूर जाना था। सिर्फ एक ही पल में पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई। अब कि यारम बेयकीनी से जाता हुआ देख रहा था। रोश यारम का एतबार तोड़कर बाहर आ गई थी। उसका दिल चाह फूट फूट कर रोया, लेकिन वो जानती थी जिसका एतबार तो तोड़ के वो बाहर आई है, वो उस चुप करवाने में नहीं होगा। लेकिन उसके बाद सियारम को बदलने का आखिरी मौका था। किसी भी तरह से उसे एक आम जिंदगी दे रही थी। यारम को एक आम जिंदगी दे रही थी, एक आम इंसान बनाना था। न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीननी थी। यारम तो आप तो कहते हैं क्या जो काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब से ठीक होने लगा? वो एक कातिल था और वो कोई से काम जिंदगी देनी थी। जैसे भी वो जानती थी, आज उसमें यारम का दिल दिखाया, उसका एतबार तोड़ के बाहर आई थी। वो जानती थी शायद क्या है उसमें उससे गलती वो के लिए वो कभी माफ़ ना करे। लेकिन उसने सोच लिया था, अब वो वापस अब आने की शर्त रखेगी या कि यारम को ये काम छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो उन दोनों को नहीं आनी थी, क्योंकि आज उन दोनों का दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड को भी ना सोया। सुबह रोशनी होते ही हैं खीजर उसका वीज़ा और पासपोर्ट लेके आ गया। शायद रूह ने उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो ऐसे ही कमरे में लेटा था जब रूह कमरा खोल के अंदर आई। बिना उसे देखे बिन अपना सामान पैक करने लगी। वो खाली खाली नज़र से देखता रहा, लेकिन रूह ने एक नज़र उस पर ना डाली। उसके सामने उसने अपना सारा सामान पैक किया। बाहर शायद गीज़र के अलावा कोई भी ना था, इसलिए और कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। लेकिन जब रूह ने बाहर जाके कहा कि मज़ूमा सोनू मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। यारम को पता चला कि वो चारों बाहर हैं, लेकिन शायद वो भी इसकी तरह उसके जाने का गम मना रहे थे। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आया। रूह ने अभी भी उसकी तरफ ना देखा, लेकिन गीज़र ने एक नज़र देखा और दोबारा ना देख पाया। एक ही रात में उसकी क्या हालत होगी, तो इसकी आंखें उसकी रात भर रोने की चुगली कर रही थी। शार्फ का दिल चाहा कि अभी जाके उसके सीने से लग जाए। उसकी हालत देखकर उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। न जाने उस नाजुक सी लड़की को इस पर तरस क्यों नहीं आ रहा था। मोहब्बत के सारे मरहले तय कर चुका था। वो इश्क की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन उसका साथ देने के लिए रूह तैयार न थी। खिजर को लगा कि अब भी रूह यहाँ से ना निकली तो यारम उसे कभी नहीं जाने देगा, हमेशा के लिए कहे दिल को कर लेगा। चलो रूह, उसने कहते हुए रूह का बैग थामा और बाहर निकल गया, जबकि खिजर के पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गए। जब रूह को अपने पीछे से किसी का हसार महसूस हुआ। मैं तो एक ही रात में तुम्हारे बगैर थक गया, किसके भरोसे से छोड़ के जा रही हो मुझे? रूह को अपने कंधे फिर से भीगते हुआ महसूस हुआ तो उसके हिसार से निकलकर बाहर निकल गई। यारम ने अपना फ़ोन निकाला था। फुरकान को बोल दो कि अपनी कब्र तैयार करवा ले, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है जो उसके लिए कब्र बनवाएगा। बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। फिर बाहर आया। रूह के साथ वो चारों एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। हिजर खिज़र स्पेशल सर्विसेज रखवाने से डर लगता था। वो खिज़र को कहकर पीछे हो गया था, जबकि रूह उससे ये आंखों में देखने के लिए
देखने की हिम्मत ना कर सकी। उसने बहुत हिम्मत से फ़ैसला किया था कि, और ये भी जानती थी, एक बार अगर उसने यारम की नज़रों में देख लिया तो वो दोबारा कभी उसे ये मौका नहीं मिलेगा। उसे नहीं लगा था कि उसे एयरपोर्ट में सारम मिलने आएगा। सारम तो जानता भी ना था कि वो पाकिस्तान जाने वाली है। तुम जा रही हो उसे छोड़ के? सारम ने पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए, न जाने क्यों रूह तल्ख़ी हुई। अगर मुझे तब अंदाज़ा होता ना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता, तो मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीनने की गलती कभी ना करता। बहुत सस्ती नहीं निकली तुम्हारी मोहब्बत, ख़ैर खुश रहो। सारम उस फिर उसे उसके भी उसके अंदाज़ में बोला। एयरपोर्ट पे वो अपनी फ़्लाइट का अनाउंसमेंट का इंतज़ार करने लगी। जानती हो रूह, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी भी फ़ैमिली होगी। बहुत छोटी-सी उम्र में मुझे एक क्लब में भेज दिया गया। दुबई के हर क्लब का एक रोल है, जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए उसे किसी के सामने बेचा नहीं जाता। उसे उम्मीद ना थी कि लैला उससे इस तरह से कोई बात करेगी। वो खामोशी से सुनने लगी। मुझे कंप्यूटर की ए टू ज़ेड हर चीज़ जानने का शौक था। मुझे जुनून था कि मैं किसी के भी कंप्यूटर में जाकर और उसकी हर चीज़ को हैंडल करूँ। मैं सीखने भी लगी थी कि मुझे भेज दिया गया, और कंप्यूटर से इश्क करने वाली लड़की एक क्लब में डांस करती थी। सारा दिन नाचने के बाद हमें सिर्फ इतने पैसे मिलते कि एक वक़्त का खाना खा सके। ऐसे में मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया, लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर से कभी दूरी नहीं बनाई। ये मेरे शौक था जिसमें मैंने हर कीमत पर पूरा करना था। एक दिन वो क्लब बंद हो गया, सब लड़कियों को आज़ादी मिल गई। जानती हो वो आज़ादी किसने दिलवाई थी? तुम्हारे यारम ने। और फिर से उसने मुझे अपने साथ कंप्यूटर हैकिंग के काम के पर रख लिया। उसने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई, उसने मेरे ख्वाब टूटने से बचाए। और मैं ये नहीं कहती कि यारम सही है, वो गलत है, सारी दुनिया के लिए गलत होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत नहीं है। उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की रू, उसने तुमसे इश्क किया है। मैं ये नहीं कहती कि तुम उस मेरे साथ वापस चलो, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाना, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लेकिन लैला खामोश हो चुकी थी जब उसे शारफ की आवाज़ सुनाई दी। मैं 11 साल का था। मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया। दोनों को मेरी ज़रूरत नहीं थी। दोनों ने अलग-अलग शादी कर ली और मुझे भूल गए। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे अपने साथ ऐसी जगहों पर लेके जाते जहाँ वो लोग मुझे आहिस्ता-आहिस्ता नशे का आदी बनाने लगे। जिसके बाद अक्सर वो अपने काम मुझसे निकलवाते। मैं एक ड्रॉप के लिए चोरियाँ करने लगा। नशे की लत में इस हद तक बढ़ गई कि मैं किसी का कत्ल करने को भी तैयार था। इस तरह एक दिन मुझे यारम मिला और मैंने उसे कत्ल करते हुए देखा। मैंने उससे कहा कि मुझे भी पिस्तौल दे, मैं भी किसी को भी मार दूँगा और बदले में तुम मुझे पैसे देना। जानती हो यारम ने मुझे क्या कहा? राइट गाल पे तमाचा, और एक तमाचे से ही मेरी अकल ठिकाने लग गई। शारा मुस्कुरा कर बोला। फिर मैंने उसकी मिन्नतें की कि प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मेरा कोई नहीं है। तो जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज के बाद मत कहना तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा। शारफ अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो होगा सबके लिए बुरा, लेकिन तुम्हारे लिए मामले में उससे अच्छा और कोई नहीं है। यारम से ज़्यादा तुम्हें और कोई ही प्यार नहीं कर सकता। जानती हो, उन्होंने मेरी सबसे बड़ी गलती माफ़ कर दी। मैंने उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें धोखा देने लगी थी। शारफ़ की बात अभी ख़त्म हो नहीं हुई थी कि मासूमा बोल उठी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनकी फ़ैमिली हूँ, उसकी दोस्त की बेटी हूँ, मुझे सड़कों पर रोलने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते, ना जाने क्या सोच के मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन रूह तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकते हो, और तुम्हारी ये गलती भी माफ़ कर देंगे। प्लीज़ वापस आ जाना। मासूमा बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही थी। अब सब जाओ तुम लोग, मुझे रूह से कुछ देर बात करनी है। खिज़र ने सबको जाने का इशारा किया तो वो लोग खामोशी से उठकर चले गए। आपकी कहानी मैं पहले ही सुन चुकी हूँ खिज़र भाई। वो उसके करीब आकर बैठा तो वो कहने लगी, चलो एक बार फिर से सुन लो, शायद इस बार तुम्हें मेरी कहानी अच्छी ना लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस आ जाना, मत जाओ यार, मैं तो हरे भरे मर जाऊँगा। बस इतना कहूँगा कि तुम्हारे मामू ने वादा किया है कि उसकी भांजी वापस ज़रूर आएगी। अगर तुमने अपने मामू का वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। खिज़र ने अपनी आँखों से आंसू साफ करते उसे देखा कि रूह तो बेयकीनी से देखने लगी। वो 13 साल का था जब उसने पहली बार अपने बाप का कत्ल किया था। उसका बाप उसकी माँ को किसी और के बिस्तर पर भेज रहा था, और यानम की गैरत ने गवारा न किया कि उसकी माँ की इज्जत को किसी इस तरह से बर्बाद किया जाए। मेरी बहन को 20 साल में हज़ार में बेचा गया था। उस 20,000 की कीमत वो हर रोज़ दिन रात तुम्हारे बाप की मार खा के चुकाती थी। तुम्हारा बाप दिन रात जानवरों की तरह उसे मारता था और हर रात उसको इस्तेमाल करता था। और फिर वो जब माँ बनने वाली थी तो उसका इलाज तक नहीं करवाया। महज़ 16 साल की थी तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, और तुम्हें लाकर तेरी माँ और उसकी बेटियों के सामने फेंक दिया। और उन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी जो मेरी सूरत में उन्हें मिल गया। वो लोग दिन रात मुझसे काम करवाते सिर्फ़ तुम्हारा एक झलक दिखा दिखाने के लिए। मैं दिन रात तुम्हें एक नज़र देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ता।
और अपना काम निकलवा कर वो मुझे घर से बाहर फेंक देते। सारा दिन, सारी रात मैं घर से बाहर सर्दी में तड़पता रहता। कोई नहीं था पूछने वाला। जिस दिन यारम कत्ल करके मेरे घर से भागा, मैं उसके पीछे भाग आया। वहाँ से भागकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ 2 लड़के एक लड़की को जाति का शिकार बना रहे थे। मैंने उसे पत्थर मारा, यारम ने उसे अपना चाकू। देखते ही देखते इस मारे सारा सामान, एक लड़का मर गया। हमारे सामने एक सा लड़का मर गया और दूसरा भागने लगा। यारम ने मुझे ऑर्डर दिया कि उसे भागने मत देना। मैंने उसे भागने नहीं दिया। उसके बाद मैं आज तक किसी के ऑर्डर्स फ़ॉलो कर रहा हूँ। उसका ऑर्डर्स फ़ॉलो कर रहा हूँ कि ये कहते हुए भी मुझे शर्म नहीं आती कि मैं यार का आदमी हूँ। हम दोनों एक समुंदर के पास पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग चोरी से दुबई जा रहे थे। उन्हें मैं, सिद्दीक और सारम भी थे। सारम यतीम लड़का था जिसे सिद्दीक अपने साथ लेके जा रहा था। जिसे जब उसे पता चला कि हम भी ये 3 हैं, तो वो हमें भी अपने साथ ले गया। हमें नहीं पता था कि सिद्दीक वहाँ क्या काम करता है, लेकिन उसने हमें बहुत अच्छे स्कूल में डलवाया, हमारी अच्छी तालीम का ख़्याल रखने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर बहुत पैसा कमा के तुम्हें अपने साथ लेके आऊँगा। सिद्दीक ने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वह ये काम करता है, वो दुबई के डॉन का आगे काम करता है। सारम 15 साल का था जब उसे पता चला कि वो सिद्दीक ये काम करता है, तो वो हमें छोड़कर एक यतीम खाने में चला गया और वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। उसे ये सब कुछ गलत लगता था, लेकिन मुझे और यारम को ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था। क्योंकि जो मकसद हमने पूरा करना था वो बस इसी काम से पूरा हो सकता था, और हमारा मकसद था कि हम किसी भी औरत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और हम अपना मकसद पूरा किया। 16 साल की उम्र में यारम ने उस डॉन को कत्ल किया कर दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। उसके बाद यारम दुबई का डॉन है और मैं उसका सबसे ख़ास आदमी। मुझे फ़ख्र है ये बात कहने में। खिज़र अभी भी बोल रहा था कि रूह की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। जा रहे हो तुम यारम को इसलिए छोड़ के जा रही हो क्योंकि वो कातिल है, क्योंकि वो एक गुंडा है, लोगों की जान लेता है। लेकिन मुझे फ़ख्र होता है ये कहने कि मैं उसका आदमी हूँ। तुम्हें अपनी भांजी बनाकर उस दिन गले लगाऊंगा जब तुम यारम के पास वापस आओगी, वरना यही सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त का दिल दुखाने वाली एक आम सी लड़की हो। मुझे मेरी भांजी कभी मिली ही नहीं थी। खिजर जा चुका था जबकि रूह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जहाज़ की तरफ जाने लगी। और ये वो वक़्त है जब वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। वो जहाज़ में बैठी मुसलसल रो रही थी। आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल था जो गम से फटा जा रहा था। उसका अपना मामू, उसका सबसे अज़ीज़ रिश्ता, आज सिर्फ़ इस शख़्स के लिए उसे छोड़कर चला गया क्योंकि वो सही था। उसके मामू ने सही क चुना था। एयर होस्टेस को कोई 10 बार उसके करीब आकर जो पूछ चुकी थी, "मैम आपको डर तो नहीं लग रहा?" मैम आपकी सिर्फ करवा दें, अगर आपको यहाँ डर लग रहा है तो मैं आपकी सीट चेंज करवा दें, अगर आपको यहाँ डर लग रहा है तो। और वो उसे एक बार भी ये नहीं बता पाई कि उसका डर सिर्फ और सिर्फ यारम के सीने से लग कर ख़त्म होता है। तुम बेफिक्र हो जाओ यारम, मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया है। रूह आराम से पाकिस्तान पहुँच जाएगी, उसे वहाँ से कोई मसला नहीं होगा। मैंने ड्राइवर का इंतज़ाम करवा दिया है, वो उसे सीधा फातिमा बीबी के घर ले जाएगा। खिजर उसे बेफिक्र करने की कोशिश से कर रहा की, जबकि यारम कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार एक ही बात कर रहा था कि वो बहुत डर गई होगी। जानते हो खीज़र, जब वो पहली बार यहाँ आई थी और पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था वो जहाज़ में बहुत डर गई थी, डर गई है, उसे बहुत डर लग रहा है। और उस दिन मैंने अपना आपसे वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेले सफ़र नहीं करने दूँगा। स्वीट अपने आप से किया हुआ नवादा निभा सका, और वो जो कहती थी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो भी अपना वादा तोड़ गई। और वो जब आएगी ना, मैं उसे गलती की बहुत बड़ी सजा दूंगा, तुम उसे बिल्कुल नहीं रोकोगे। वो उंगली दिखाते हुए बोला, जबकि खिजर की हालत पर कुछ नहीं बोल पा रहा था। जब पाकिस्तान पहुंच जाए तो मुझे बता देना। खिजर कमरे से जा रहा था जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई दी। वो सुनकर गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर का गाड़ी उसका पहले से ही इंतजार करती, उससे उससे इसके बारे में पूछकर उसे खिजर के बारे में बताया और फिर उसे फातिमा बीबी के घर के बाहर छोड़ आए। अपने मोहल्ले में पहुंचकर बहुत सारे लोगों से उसे पहचान चुके थे और वहाँ पर मारिया भी उसे देख चुकी थी, लेकिन अपने घर की तरफ जाने के बजाय वो फातिमा बीबी का दरवाज़ा खटखटाने लगी। फातिमा बीबी ने दरवाज़ा खोलकर उसे अपने सीने से लगाया। तेरी आने की खबर तेरा शौहर मुझे पहले ही दे चुका है। मुझसे मुस्कुराते हुए अंदर ले आई। शायद वो बस उसके ये इसके आने के बारे में जानती थी। खिज़र ने उसे अभी अभी आकर बताया था कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक है, फुरकान को बुलाओ। वो यारम ने दूसरा ऑर्डर दिया, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? उस बेचारे ने खिज़र ने कुछ कहना चाहा। उस बेचारे ने मुझसे मेरी ज़िंदगी दूर कर दी है, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनी है और मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीनूंगा। अगले 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। किसी ने फुरकान का इंतजाम सोचा तो उसने अपने माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे आने लगे, लेकिन वो जानता था फुरकान को उसके किए की सजा ज़रूर मिलेगी।
کیونکہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی فاطمہ بی بی کی گود میں سر رکھ کے روئے جا رہی تھی، اگر تجھے سے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو تو کیوں آئی تھی روح؟ وہی رک جاتے اپنے شوہر کے پاس، اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی تو اسے چھوڑ کے؟ بس میرا بچہ تو رونا بند کر، اور ویسے بھی تو انہیں اس سے وقت مانگا ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ تو ایک اشارے کا منتظر ہے، جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی وہ کوئی چھوڑ تھوڑی نہیں رہا، چھوڑ تھوڑی نہ رہا ہے تجھے جو اس طرح سے رو رہی ہے، لیکن تم مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تو وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بی بی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ بی بی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات میں سمجھی ہوئی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جا پائی۔ جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، خضر بھائی میرا مطلب ہے ماموں نے مجھے جانے کے لیے بولا تو میں آ گئی، مجھے آنا چاہیے تھا نہ، مجھے وہیں سے لوٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی وہ کیوں آ گئی فاطمہ بی بی، میں کیوں آ گئی فاطمہ بی بی؟ وہ روتے ہوئے بولے کیونکہ تو عورت ہے، ایک عورت اپنے محبت کے درجات ہمیشہ بلند رکھتی ہے، لیکن مرد عورت نہیں کرتا، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے۔ جب مرد عشق کرتا ہے تو انا ضد غرور سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے، محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے، خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اسے محبت کرتا ہے تو مغرور ہو جاتی ہے، تو مغرور ہوگی، دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ سے اتنی ہمت نہ آئی کہ تو شخص کے پاس لوٹ کر چلی جائے جو تیرے لیے روتا رہ گیا۔ اس شخص نے محبت میں تجھے غرور دیا اور تو اس کا غرور توڑ کے آ گئی، بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا، ایک دل کے کئی ٹکڑے کرائے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، جا لوٹ جاؤ اس کے پاس، بھلا لے اسے۔ کتنا وقت دیا ہے اس نے تجھے؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ 1 مہینہ، روح معصومیت سے بولی۔ عاشق ہے تیرا، پہلے آ جائے گا، آزما کے دیکھ لے، اس امتحان میں پورے 100 نمبروں سے پاس ہوگا، اٹھ جا کے نماز ادا کر، جا خدا سے معافی مانگ لے، وہ سب کی سنتا ہے، تیری بھی سنے گا۔ فاطمہ بی بی کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی۔ فرقان اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا، شارف اسے ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا تھا، جو یارم سے ڈر کر ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کرو ڈرائیور، مجھے سے غلطی ہوگی، میں نہیں جانتا کہ بھابی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو بس انہیں یہ بتایا تو فرقان ابھی بول رہا تھا جب یارم نے ایک پلاسٹک شاپر اس کے منہ پر چڑھا دے۔ جانتے ہو فرقان، سانس روکنا کسے کہتے ہیں؟ اسے وہ شوپر کو دور سے پکڑتے ہوئے اس کی سانس بند کرنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس رک رہی ہے، نہ جان جا رہی ہے، میری بھی جا رہی تھی، پچھلے 8 گھنٹے سے پل پل مر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ تڑپ رہا ہوں، بالکل تمہاری طرح یہی میرا بھی حال ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا کہ تمہیں جینے نہیں دوں گا، اندازہ بھی نہیں ہے تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے۔ وہ شوپر کو مزید اس کسی کس کو پکڑتے ہوئے بولا، اور جب فرقان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ دے کر اپنا منہ چھڑانا چاہا۔ ابھی تو تم مرے نہیں فرقان، جب مر جاؤ گی میں چھوڑ دوں گا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، کیوں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آسان موت دے رہا ہوں۔ اس نے مزاحمت نہ چھوڑی تو یارم نے کہا، تم ایسے نہیں مانے کہ وہ اس کی مزاحمت اگنور کرتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا، چیخنے چلانے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی، مگر اس آگ سے اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن روح میں اتنی ہمت نہ آئی کہ یارم سے بات کر سکے، نہ ہی یارم نے اسے فون کیا۔ دونوں کی طرف سے خاموشی تھی، روح اپنے فیصلے اور نادانی پر پچھتا رہی تھی، جبکہ یارم اس کی طرف سے پہل کا بے چینی سے انتظار کرتا۔ خضر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گی، تو آج بھی گھر نہیں گئے۔ خضر جیسے ہی اپنے آفس آیا، اس آفس میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا، جب سے روح گئی تھی وہ واپس اپنے گھر نہ گئے تھے، کیوں جاؤں گھر پہ کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے؟ انتظار کرنے والی تو چھوڑ کر چلی گئی۔ یارم کو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا، سرخ آنکھیں رات بھر نہ سونے کی نشاندہی کر چکی تھی۔ شراب پی ہے تم نے؟ خضر نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تم جانتے ہو میں پینا چھوڑ چکا تھا، جو چیز میری روح کو پسند نہیں مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا تھا، روح کو تمہاری اداسی بھی پسند نہیں۔ اس کے قریب بیٹھ کر رہنے لگا، اگر اسے میری اداسی پسند نہ ہوتی تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہ چاہتی۔ گھر جاؤ یارم، حالت دیکھو اپنی، جب سے وہ گئی ہے شیو تک نہیں کی تم نے۔ یارم، روح سے پہلے بھی تمہارا ایک زندگی ہے، اس سے پہلے بھی تم جی رہے تھے، تو اب کیوں نہیں؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا، جب روح کے لیے اپنا آپ برباد کر رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے ہو خضر، وہ لڑکی میری جان ہے، وہ اس دنیا کی پہلی لڑکی ہے جو مجھے یارم کہہ کے پکارتی ہے، جو مجھے اپنا کہتی ہے، وہ میری سانسوں میں بستی ہے، اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا میں، اور تم کہتے ہو کہ اس کے بغیر جی لوں؟ ہاں، اس سے پہلے میری زندگی تھی، اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی نا، میں مر جاؤں گا، تمہارے وعدے پہ زندہ ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا
बाहर निकल गया। फ़ातिमा बीबी ने आपने तो कहा था वो मुझे बुला लेंगी, तो लेकिन वो तो मुझे फ़ोन ही नहीं करे, तो खुद कर ले। फ़ातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन रूह अब रोने ही ल वाली हो गई थी। मैं कैसे करूँ? मुझसे नाराज़ होगे? अब रूह की आँखों में सचमुच आँसू बहने लगे। तो क्या तुझे शौहर को मनाना नहीं आता? वो नाराज़ नहीं होते? मुझसे रूह ने बेबसी से कहा। मामू को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो भी तो मुझसे नाराज़ हैं। वो फिर से उदासी से बैठ गई। शारफ भाई को फ़ोन करूँ, लेकिन अब मैं उनसे मैं से कि तो किसी का नंबर नहीं है मेरे पास, तो किसी का नंबर नहीं, मेरे पास सिर्फ़ यारम का नंबर है। वो मोबाइल हाथ में रखे सोच रहे जा रही थी, फिर सब सोच-सोच के थक जाती तो बैठकर रोने लगती। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक चीज़ बहुत महसूस की थी कि फ़ातिमा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। वो अक्सर खाँसी करती, 2-3 बार उसने पूछा तो उन्होंने कहा तो नहीं, मौसम बस मौसम की वज़ह से उन्हें खाँसी है। फ़ातिमा बीबी आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं। वो उनके करीब बैठी थी जो अपने बाल बनाने लगी। अरे अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाल तो गिरेंगे ही ना। वहाँ भी यही सोच सारी बातें कर रही थी। वो दरवाज़ा खोल के तज़ीम हमारे अंदर आई। वो 1 हफ्ते से उन्हें इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उन्हें आता देखकर अंदर जाने लगी जब मारिया बोल उठी, पर देखो अम्मा, मैडम को दुबई से क्या हो गई है? नखरे में नहीं, नखरे ही नहीं ख़त्म होते। चल बेटा बहुत हो गए नखरे, आगे चल, सारा घर गंदा पे है पड़ा है, सारा झाड़ू पोछा कर पोछा ही लगा दे। तस्लीमा ने मारिया को बोलने से रोकना चाहा। अरे अम्मी छोड़ो, दुबई से आई है, आ तो गई है ना, उसके नसीब में यही सब कुछ करना करना लिखा है। नहीं मारिया बाजी, मेरा नसीब में ये सब कुछ करना नहीं लिखा। मेरे नसीब में ये क्या लिखा है, मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर बताऊंगी। उसे लगा था कि शायद वो लोग ज़रा सा उससे शर्मिंदा हो गए, लेकिन वो तो उसके बीचों बेच का सुकून बेच के सुकून उसको बेच के सुकून से ज़िंदगी गुजारे थे। मारी की बात में उसने मज़ीद गुस्सा दिलाया। पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि कैसे आपने शम्स के हाथों मुझे बेच दिया। क्या लगता है आपको लौट के आई हूँ? जी नहीं, मेरी इज्जत का मुहाफिज मेरा अल्लाह है। उसके बाद मेरा शोहर। आपके इरादे कामयाब नहीं हुए। उससे पहले कि मैं उस पूरे मोहल्ले में आपकी कौड़ी की भी इज्जत नहीं छोड़ने निकल जाए यहाँ से। वो खुद भी नहीं जानती थी उसमें हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन आज वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देना चाहती थी। वो माँ होकर एक बेटी को बेच सकती थी, तो फिर वो फीकी फेंकी हुई लड़की के होकर अपने हक के लिए लड़े क्यों नहीं? और फिर जिस तरह से उसने अपने मामू जी सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए तड़पा था, वो क्यों उस पे उनसे हमदर्दी जताती लगता है। वो आप लोग ऐसे नहीं जाएँगे, मुझे ही बाहर निकलना होगा। वो एक कदम बाहर की तरफ उठने लगी जब तज़ीम ने उसका बाजू पकड़ लिया। न जाने क्यों वो औरत उसे सदियों की बीमार लगी, शायद बेटी की जुदाई ने उसे बहुत बदल दिया था। तानिया घर से भाग गई थी, ये खबर तो उसे यहाँ आते ही मिल चुकी थी, जबकि मारिया वो वैसी ही थी जब जैसे छोड़ कर गई थी। तो कहीं मत जा, हम जा रहे हैं। तज़ीम की आवाज़ में नदामत थी, शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, जैसे ना तो वो सुनना चाहती थी और ना ही तज़ीम की शक्ल देखना चाहती थी। वो तो कहीं बातें लेकर आई थी उसे सुनाने के लिए, लेकिन उसकी हालत देखकर मज़ीद एक लफ्ज़ ना बोल पाई। बस अपना हाथ छुड़वाकर अंदर कमरे में चली गई। तुम आज भी घर नहीं गए? वो ऑफ़िस आया तो उसके बैठे देखकर पूछने लगा, तुम्हें बता तो चुका हूँ, जब रूह वापस आएगी तब ये जाया करूँगा। फ़िलहाल मुझे वो घर काटने को दौड़ता है, ज़हर लगता है मुझे वहाँ जाना। रूह के बगैर सब कुछ खाली-खाली है। उसकी आवाज़ ही सुना दो। खिज़र कितने दिन हो गए उसकी आवाज़ नहीं सुनी। यारम ने कहा, उस आज से उससे गए हुए 13 दिन हो चुके हैं। खिज़र उदासी से मुस्कुराया। 13 दिन नहीं खिज़र, 13 दिन 10 घंटे 45 मिनट। यारम ने कहा, वो वापस आ जाएगी। उसने फातिमा बीबी का नंबर मिलाते हुए यारम से कहा, उसे वापस आना पड़ेगा। खिज़र अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा बीबी, कैसी हैं आप? खिज़र के पूछने की देर थी कि वो दौड़ के फ़ातिमा बीबी के करीब आ बैठी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रूह का शौहर कैसा है? आँखों में मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। जी वो भी ठीक है, उसकी जान तो आपके पास है, वो बाहिर है। जी, वो बस ठीक ही है, उसकी जान तो आपके पास है, वो बाहर है। मेरी रूह से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए फ़ोन कर लिया। किसी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, ये लो बेटा बात करो। और फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिए, उठकर चली गई, जबकि खिज़र ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो खिज़र भाई, मेरा मतलब है मामू कैसे हैं आप, और वो कैसे हैं? बहुत मध्यम सी आवाज़ में बोली, जबकि उसके मामू कहने पर जहाँ खिज़र का दिल खुश हो गया था, वहीं वो कहने पर यारम खुल उठा था। तुम्हारा वो जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खिज़र ने एक नज़र यारम की तरफ देखा, जो उसे आंखों के इशारे से उसे अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर रहा था। वो मैं बात कर रही थी कि रूह को बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मामू, घर से शोर की आवाज़ आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो जल्दी से फ़ोन कर रख कर बाहर की तरफ चली गई।
अम्मी खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा वो मुझसे बहुत प्यार करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उसे सिर्फ़ मेरे जिस्म से प्यार था। वो मुझसे शादी का झांसा देकर मेरी इज़्ज़त को दो कौड़ी कर गया था। तानिया तज़ीम के कदमों में गिराती रोए जा रही थी, जबकि पूरा मोहल्ला उस पर लाना डालने में मसरूफ़ था। किस मुँह से आई है यहाँ वापस बेवा माँ को जीने दे 4 दिन दफ़ा हो जाए यहाँ से। मोहल्ले वाली बातों में बातें सुनाने में मसरूफ़ थी, जबकि तज़ीमा दो दरवाज़ा अंदर से बंद किए रोए जा रही थे। सब उसे बातें सुना कर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। फ़ातिमा बीबी ने आगे बढ़ते हुए उसे अपने कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा अंदर, तुम्हारी गलती का बिल माफ़ी नहीं है, लेकिन वो माँ है, आज का नहीं तो कल उसका दिल पिघल ही जाएगा। फ़ोन बंद होने के बाद किधर से इधर उधर की बातें करने लगा। वो चाहता था कि उसका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन वो भी ये जानता था कि यारम का ध्यान कभी रूह से नहीं हटेगा। आज वो एक इंस्पेक्टर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दुबई आने वाला है। ये मौका अच्छा है सिद्दीक का इंतकाम लेने के लिए। जिस तरह से उसे सिद्दीक की ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया था, उसे एक एक सांस के लिए मुहताज कर देता, हम उससे बुरी मौत देंगे उसे। यारम ने गुस्से से कहा था। फिर से उसे बताने लगा, जानते हो खिज़र, अगर वो ये सब कुछ अपने फ़र्ज़ के लिए करता शायद मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन ये सब कुछ उसने पैसे के लिए किया था। उसने हमसे हमारा दोस्त, हमारा भाई छीन लिया। उस जैसे फ़र्ज़ से गद्दारी करने वाले शख्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तुम मासूमा को लेकर वक़्त पर वहाँ पहुँचाना। वो अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से मारेगी। वो तानिया को अपने घर के अंदर ले जाने की लगी, जहाँ वो रूह को अपने गले लगाकर फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पे हाथ उठाती रही, तुम्हें ज़लील करती रही। देखो आज मैं खुद से ज़लील हो रही हूँ। मुझे लगा था वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसमें तो मुझे 2 कौड़ी का ना छोड़ा, मैं कहीं की ना रही। तानिया रोते हुए बोली, जबकि यूं उसे अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। हिजर न जाने मासूमा को अपने साथ कहाँ लेके जा रहा था। पता तो बस इतना कि आज वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए कहीं जा रहे हैं। सड़क पर अंधेरा था, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में कभी कमाल का इजाफा हुआ था। वो लोग वहाँ पहुँचे। यार एक आदमी को सड़क पर फेंके उसके सर पर खड़ा था। उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। शायद उन्हें यकीन था वो पुलिस शायद नहीं यकीन हुआ वो पुलिस वाला था। उस पुलिस वाले के साथ उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है। मासूमा का यहाँ आना इतना ज़रूरी क्यों था? और मासूमा तुम्हारा इंतज़ार करता। यार ने उसे देखकर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाई। ये है तुम्हारे बाप का कातिल, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, ख़त्म करो इसे। वो पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, जबकि उसे देखते ही मासूमा का खून खोल उठा। तो ये था उसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड उसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत उसे सोचकर लोग कांप रह जाते हैं, वैसे मौत उसके बाप को दी थी। देखने गुस्से से कहीं ज़्यादा उसे अपने बाप की मौत का सोचकर रोना आ रहा था। उसके पर रहम ना आया था। वो तो सबकी भलाई चाहने वाला इंसान था। मासूमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास की बात है यार। मैं उसमें हाथ पिस्तौल लेना चाहा। जो मासूमा को अपने हाथ पर किसी के हाथ गिरफ्त सख्त महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। शायरी उसके हाथ पर हाथ रखे उसके हाथ पर हाथ रखे खड़ा था। नहीं देवर, मासूमा वो कमज़ोर नहीं है। सामने देखो, मैं तुम हूँ तुम्हारे बाप का कातिल है। यही है वो शख्स जिसे तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। तुम ऐसे उसे जाने दोगे? शारिफ ने पूछा। उसने रोते हुए नफ़ी में गर्दन है। तुम सामने देखो, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी छीन लो, जिस तरह उसने तुम्हारे बाप की से उसकी ज़िंदगी छीन कर तुम्हें यतीम कर दिया था। मासूमा उस शख्स की तरफ देखा जो ज़मीन पर पड़े बेहोश पड़ा था। जब शारिफ ने ऐसे हाथ में पकड़े पिस्तौल की ट्रिगर पर जोर डाला, देखते ही देखते एक गोली सी उससे निकली और सामने पकड़े आदमी को लगी। गोली उससे निकली और सामने पकड़े बड़े आदमी को लगी। वो आदमी ज़रा सा हिला, फिर भी बेजान हो गया। मुबारक हो मासूमा, सिद्दीक का कातिल मर गया, तुम्हारा बदला पूरा होगा। शारिफ के कहने की देर थी कि मासूमा उसके सीने से लगकर फूट कर रोने लगी, जबकि खिज़र ने खुशी से यारम को गले लगाया। तभी यारम का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर फ़ातिमा बीबी का नंबर जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन उठाया। हेलो मामू, रूह की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ यारम ने कहा और अगले ही लम्हे फ़ोन बंद हो गया। यारम को रूह की इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकती हो? मुझसे बात करते हुए जान जाती है, सारे हिसाब चुकाऊँगा। रूह बीबी, इतनी आसानी से मुआफ़ तो मैं भी नहीं करूँगा। वो गुस्से से फ़ोन वापस जेब में डाल चुका था।
रूह ने अभी यारम के फ़ोन पर फ़ोन किया था। बहाना तो खिज़र का था कि वो खिज़र से बात कर रही थी और कुछ नहीं तो यारम की आवाज़ की सुन लेती। तभी फ़ातिमा भी बेहोश हो गई। तानिया की चीख के साथ वो वापस कमरे से बाहर भागी थी। तानिया बाजी इन्हें अचानक क्या हुआ गया, वो फ़िक्रमंदी से उनके करीब बैठ गई। पता नहीं रूह अचानक से बेहोश हो गई। चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तानिया ने कहा तो फ़ौरन उसे अपने चादर लेकर उठ गई। मासूमा बहुत उदास थी और हर कोई उसकी उदासी की वजह से जानता था। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम जो करना चाहती थी वो मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बाप का कातिल हो गया, अपने कातिल अपने इंजाम तक पहुँच चुका है। हम सब समझ सकते हैं। तुम्हें सिद्दीक की बहुत याद आ रही है ना? सच कहूँ तो हमें भी उनकी बहुत याद आ रही है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है उनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ में नहीं आती तब ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाके नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती हूँ कोई भी नहीं मिलता हदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि उनकी बेटी कितनी खुश नसीब है जो उनकी असली बेटी है। अब रोना बंद करो और आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ है। अब तो हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे। लैला ने कहा। दूसरा ख्वाब कौन सा? मासूमा ने पूछा। अरे तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है, लैला ने शरारत से कहा तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शारफ दुल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा। लैला ने मुस्कुरा कर कहा तो शारफ को सोच कर भी वो भी मुस्कुराने लगी। तो ये था आज के नॉवल का पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉल नहीं लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, सुपर स्टार बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।